नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 900 किलोमीटर का सफर तय करके मुख्तार अंसारी, जी हां, माफिया मुख्तार योगी के द्वार पहुंचने वाला है। माना जा रहा है कि पूरे 900 किलोमीटर का ये सफर है, लेकिन इस बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचा मुख्तार का काफिला, बल्कि कहिए यूपी पुलिस का काफिला, जो लेकर जा रही है मुख्तार अंसारी को। लगभग 381 किलोमीटर का सफर तय हो चुका है और जेवर पहुंचने के बाद यहां से 500 किलोमीटर का सफर अभी बांदा तक बाकी है। आइए आपको तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको आज तक पर। ये तस्वीरें जहां पर काफिला रुका है यूपी पुलिस का, भारी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार अब योगी के द्वार। 24 आपको बता दें, माना जा रहा है कि 9 घंटे का ये, माफ कीजिएगा, 900 किलोमीटर का ये पूरा सफर है और सुबह 4 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंचेगा। लेकिन इस सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझिए। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि मेरे पति के जान को खतरा है, षड्यंत्र और साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और ये भी याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही रोपड़ जेल, पंजाब से वापस यूपी वापसी हो रही है। बांदा जेल पहुंचना है, जहां पर कई मामले इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं और माफिया मुख्तार अंसारी को इसी काफिले में भारी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है बांदा जेल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप समझ रहे हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी दी गई है और किस तरह की सिक्योरिटी के बीच उसे ले जाया जा रहा है। दरअसल एक पेट्रोल पंप स्टेशन है और वहीं पर फिर से फ्यूल भराने के लिए गाड़ी को रोका गया। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। खराब सेहत का हवाला बार बार दिया गया है मुख्तार अंसारी की तरफ से और ऐसे में एम्बुलेंस में उसे ढोकर ले जाया जा रहा है। जबरदस्त सुरक्षा देखिए, हथियारों से लैस वहां पर यूपी पुलिस। तो आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर यह काफिला पहुंचा है, जिसमें यूपी पुलिस लेकर जा रही है मुख्तार अंसारी को। न सिर्फ एम्बुलेंस जिसमें वो ले जाया जा रहा है, इसके साथ वज्रवाहन यूपी पुलिस का, वरिष्ठ अधिकारी, पीएसी की एक वहां पर टुकड़ी, तमाम आप दिख रहे हैं आपको कांस्टेबल्स। और देखिए इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी भारी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है। चारों तरफ से शीशे पर कवर लगा दिया गया है और मीडिया को हटाते हुए एम्बुलेंस को आगे फिर निकाल दिया गया है ट्रैफिक के बीच में। फ्यूल रिफिल, पेट्रोल फिर से भराने के लिए गाड़ी में इसे वहां पर रोका गया था काफिले को और ये काफिला यहां से निकल चुका है। देख रहे हैं आपको अधिकारी स्तर के भी लोग वहां पर सुरक्षा दे रहे हैं और ये देखिए काफिला, एक के बाद एक सायरन बजती पुलिस की एक गाड़ियां, माफिया मुख्तार योगी के द्वार, भारी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है। और ये देखिए वज्रवाहन, 207 वज्रवाहन जो आज इस काफिले में साथ साथ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नजर है इस केस पर और जब पत्नी ने कोर्ट में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है, उसकी वजह से इस तरह के सिक्योरिटी के बीच ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। तो मुख्तार अंसारी के बारे में आज दिन भर खबरें आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया पर पढ़ी होंगी। कई लोग कह रहे थे कि क्या एनकाउंटर का खतरा है, परिवार बार बार कह रहा है विकास दुबे के मामले को कोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच, भारी सुरक्षा के बीच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 900 किलोमीटर का सफर है, 381 पूरा हुआ, अभी 500 बाकी है। नाम मुख्तार अंसारी, पहचान डॉन, उम्र 57 साल, जुर्म दर्जनों संगीन केस। यही बायोडेटा है उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी का, जिसने एक हाथ में अपने गैंग की लगाम थाम रखी है तो दूसरे हाथ में सियासत की। रसूख और वर्चस्व ऐसी कि तारीखों के साथ सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इस माफिया की सल्तनत का दायरा बढ़ता गया। 15 सालों से डॉन जेल में है, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए जेल का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल से सुनिए। उस समय का आलम ये था जब ये गाजीपुर जेल में आया
और गाजीपुर जेल का जो बैरक नंबर 10 था, इसको इसने पार्टीशन करके एक पोर्शन को अपना डीलक्स सूट बना लिया और वहां पर इसके लिए मछली का तालाब खोदा गया जेल के अंदर, जेल के भीतर। जी हाँ। और उस समय के डीएम जो थे वो जाते थे जेल में मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलते थे। किस साल की बात है ये? बात है स्पेशली 2004 की बात आसपास। अच्छा, कौन डीएम हुआ करते थे वहाँ? डीएम का नाम कहना ठीक नहीं, वो लखनऊ के भी डीएम रहे। अच्छा, लेकिन उस वक्त डीएम थे वहाँ? हाँ, डीएम थे। वो खेलने जाते थे। अगर डीएम जा रहा है बैडमिंटन खेलने एक अपराधी से जेल में, तो फिर उसकी हनक क्या होगी? जेल के ठीक सामने उसने कुछ कमरे बनवाए थे जहाँ पे इसके लोग रुकते थे। आपने फिल्मों में देखा होगा, डॉन के लिए जेल को ऐशगाह में तब्दील कर दिया जाता है। डॉन जब चाहे अपनी मर्जी से सलाखों के बाहर आ जाए और जब चाहे अंदर चला जाए। मुख्तार अंसारी की कहानी भी किसी फिल्मी पटकथा जैसी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने वर्दी का फर्ज निभाते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुनिए फर्ज निभाने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जब रिकवरी की थी मैंने लाइट मशीन गन की, तो गवर्नमेंट के परमिशन से ही रिकवरी की थी, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग जो होती है उस समय बिना शासन की अनुमति के नहीं सुन सकते आप। तो शासन की अनुमति से ये सुना जा रहा था। और उसके बाद जब रिकवरी हुई तो सबने मुझे बधाई दी, लेकिन पोटा एग्जिस्ट करता था। तो शाम को जब इन लोगों को पता चला, सरकार को और शासन में बैठे लोगों को, कि पोटा लग गया है और पोटा लगने में जो बात करता है वो भी दोषी हो जाता है, तो मुख्तार इस दोषी हो जा रहे थे। तो तत्काल ये फिर बात हुई कि इसको आप वापस लीजिए केस को। तो हमने कहा सर एफआईआर दर्ज हो गई, वापस कोई कैसे ले सकता है? तो फिर बात करके वापस फिर लोग कहे कि नहीं ठीक है आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब इसका नाम मत लीजिए आप। तो हमने कहा साहब मैं वादी बन के उसका नाम लिखाया हूँ, एफआईआर में दर्ज है, अब मैं अपने ही बयान से पलट जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। तो उसके बाद फिर तमाम बातें हुई। एसटीएफ का है वहाँ क्लोज कर दिया गया, मुझे बना यहाँ लखनऊ बुला लिया गया। तमाम तरह से प्रताड़ित करने लगे लोग, अधिकारी भी कहने लगे आपसे बहुत नाराज हैं। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। सरकार, सिस्टम, कानून, पुलिस, एक जमाने में सब कुछ मुख्तार अंसारी के दरबार में सलामी ठोकती थी। मुख्तार ने जहां जरूरत पड़ी वहां बंदूक का इस्तेमाल किया और जहां जरूरत पड़ी सियासी रसूख का। मुख्तार की राह में जो भी आया उसे या तो रास्ता छोड़ना पड़ा या फिर वो जिंदा नहीं बचा। वर्चस्व की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर का मास्टरमाइंड मुख्तार को बताया जाता है। जिस परिवार को उनके साथ हत्या हुई थी, परिवार के लोगों ने, उस परिवार के बच्चे ने हमसे पूछते हैं क्या विधायक जी अपराधियों का कुछ नहीं होगा, यह अपराधी इसी तरह इन लोगों का ख्वाब बना रहेगा? तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लोग हमारी सरकार है, देख रहे हो हमारी सरकार जब से बनी है, योगी जी जब आए में मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ अपराधी जेल में है, कुछ अपराधी प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए हैं, न्याय मिलेगा। उन लोगों को मैं तसल्ली देती हूँ। जिस मुख्तार अंसारी पर दर्जनों हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, दंगा करने में केस दर्ज थे, वही मुख्तार अंसारी खादी पहनकर उत्तर प्रदेश के सियासी रहनुमाओं की आंखों का तारा बन गया था। मुलायम से लेकर मायावती के राज में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के सितारे 2017 से गर्दिश में आ गए। आज जिस मुख्तार अंसारी को आप एम्बुलेंस में देख रहे हैं, एक जमाने में मुख्तार के शिकार ऐसे ही एम्बुलेंस से अस्पताल या फिर शमशान पहुंचाए जाते थे। मऊ में मुख्तार अंसारी की छवि के भी दो पहलू हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके तहत उनको जो है मुख्तार अंसारी को जो है उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। सर्वाधिक आपराधिक मुकदमे मुख्तार अंसारी पर जो है उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हैं और वो मऊ सदर से, इसी मऊ सदर से हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हम चाहते हैं कि जो अदालत का फैसला है कि यूपी लाना है तो आना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ आना चाहिए और आने में कोई दिक्कत नहीं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, फैसला दिया है, सर्वप्रथम है। और मुख्तार अंसारी के लिए अगर उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनको लाकर के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। मैं एक नागरिक की हैसियत से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी जो हमारी माताओं बहनों, मैं बता दूं आपको मित्रों कि मुख्तार अंसारी इस मानव जात के लिए एक कलंक है, क्योंकि वह जो है मऊ जनपद में जिस दिन कदम रखा 22 साल से 30 साल के लड़कों को अपने अपराध में जोड़ा और उनको ठेका दिया। डूडा पे मछली मंडी में
कोयला खदान में तमाम विभागों पर उनको ठेका दिलाकर असलाह दिलाया, अपराध कराया, उनकी हत्या कराया, कई 100 हत्याएं कराया। आखिरकार मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का खौफ कैसे बन गया? खौफ का दूसरा नाम वो कैसे बन गया? एक समय में क्रिकेट का बल्ला और गेंद थामने वाले मुख्तार अंसारी के हाथों में आखिर हथियार कहां से आ गए, कैसे आ गए? इन सब सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। वो भी इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी के खानदान में दूर दूर तक अपराध से किसी का रिश्ता पहले नहीं रहा था। कुमार अभिषेक, बांदा, आज तक। अभी तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। दादा जिसके आजादी के पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, नाना को लेकर पूरी कहानी आपने सुन ली। बचपन में क्रिकेट खेलने का शौक था, बैट बॉल हाथ में, लेकिन फिर बड़ा होते होते वो हथियारों से। और नाना बॉर्डर पर देश के लिए लड़े। ऐसे खानदान में मुख्तार का जन्म हुआ, लेकिन सोहबत ने मुख्तार को जराइम की दुनिया में ढकेल दिया। अब इस बड़े नाम को भी सुनिए। नाम हामिद अंसारी, पहचान पूर्व उपराष्ट्रपति, काम पूर्व अफसर और नेता, रिश्ता मुख्तार अंसारी के चाचा। सोचिए, मुख्तार अंसारी के चाचा देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन वही मुख्तार माफिया बन गया। अब आप ये नाम भी सुनिए। नाम सुभान अल्लाह अंसारी, पहचान कम्युनिस्ट नेता, काम पूर्व अफसर और नेता, रिश्ता मुख्तार अंसारी के पिता। मुख्तार के नाना ने राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाए, लेकिन मुख्तार ने खौफ का वर्चस्व कायम करने के लिए हथियार उठा लिए। मुख्तार के वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद भी 1996 से चुनाव जीतता आ रहा है। पहली बार मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें चेहरा तो अफजाल का था, लेकिन खौफ काम कर रहा था मुख्तार अंसारी का। इस खौफ के बल पर अफजाल चुनाव जीत गए और इसके बाद राजनीति को ढाल बनाकर खौफ को कारोबार की तरह इस्तेमाल करने का काम शुरू किया मुख्तार अंसारी ने, क्योंकि मुख्तार को पता था कि वोट मिलते हैं खौफ से, और वोट से मिली सीट से वो मिलता है रिमोट कंट्रोल, जिसे कंट्रोल करने से सिस्टम कंट्रोल होता है। हाई मुख्तार अंसारी के इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। अफजाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आप लोग 2 साल तक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में रहे, एक बार बेल नहीं मूव किया। आखिर क्या वजह थी कि पंजाब की जेल में इतने सुरक्षित महसूस करते थे? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब उन्हें यूपी लाया जा रहा है और जान को खतरा बताया है आपने और उनकी पत्नी ने। क्यों, कैसे? देखिए, आप उसका अर्थ जो भी निकाल लें, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो मामले हैं उनके खिलाफ, हाँ, उसको भी तो सही तरह से प्रस्तुत करिए। इतना बड़ा चैनल है आज तक का, और अभी चला रहे हैं आप कि 50 मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ पेंडिंग है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो बयानल्फी दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उस सूची को तो देख लीजिए। अगर विचाराधीन मामलों को देखिए तो मात्र 13 हैं जो ट्रायल हो रहे हैं, जो नए नए रोज लिखे जा रहे हैं एम्बुलेंस के नाम पर, और उनका घर गिरा दिया गया उसके नाम पर, उनका होटल गिराया गया उसके नाम पर। तो ये सब तो अभी विवेचना होगी, चार्जशीट आएगी, तो उसके बाद अभी तो मात्र कितने 13, और उसमें भी 2 या 3 मामले हैं जो हीनियस क्राइम के हैं। आप सुन रहे हैं अपने, जिनमें एक मामला मात्र ऐसा है जब 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार अंसारी जेल गए थे, उसके पूर्व का है। बाकी सारे मामले मुख्तार अंसारी को जेल में रहने के दौरान ही उनके विरुद्ध साजिश का आरोप लगा करके कायम किए गए हैं, जिसमें 7 तो गैंगस्टर एक्ट हैं। अफजल साहब, आप बताइए, गैंगस्टर एक्ट की सर्वाधिक सजाएं 10 साल निर्धारित है। जिस व्यक्ति को जेल में रहते हुए 15.5 साल बीत गया। अरे सर, आप सुन रहे हैं अपने आप को? 2 या 3 हीनियस क्राइम, आप सुन रहे हैं? 2 या 3 हीनियस क्राइम है बस मुख्तार अंसारी के खिलाफ। अपराध और राजनीति का ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें, क्या ये शर्मनाक नहीं है कि 2 से 3 हीनियस क्राइम आप खुद मान रहे हैं और फिर आप उनको डिफेंड भी कर रहे हैं? तमाम अपराधों की लिस्ट है, फेहरिस्त है, जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।
कि योगी के यूपी में वो आए, उत्तर प्रदेश आए। और ये आज के योगी सरकार के खाली थोड़ी है, कब से है ये तमाम मामले। और आप कह रहे हैं 2 या 3 हीनियस क्राइम, क्या बोल रहे हैं सर आप सांसद हैं। आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आप बताइए, हमारे विरुद्ध कोई आरोप है 3 मुकदमे का, हम उस आरोप का तो ट्रायल करने के लिए और फेस करने के लिए ट्रायल कोर्ट को तैयार हैं, हमारे खिलाफ ट्रायल हो। लेकिन हमारे मुकदमे जो पेंडिंग हैं, जिसमें बड़े बड़े ऐसे लोग जो सत्ताधारी दल की गोद में बैठे हुए हैं, एमएलसी हैं ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, इनके खिलाफ जब मुख्तार अंसारी पे आक्रमण हुए हैं, जब उनकी हत्या के 5 प्रयास हुए हैं, जिनमें वो ऊपर वाले की कृपा और गरीबों की दुआ से बच गया, तो उन मुकदमों का ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उनके गवाहों के शस्त्र के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं, उसमें मुख्तार अंसारी को धमकी दी जा रही है कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नाम हो गया अपराध का। अगर शर्म आए उन लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, चार्जशीट लगी है, वो हिम्मत नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में उन अपने मामलों का ट्रायल करा लें। वो अपनी कलम से अपने मुकदमे उठा ले रहे हैं, अपना मुकदमा उठा लिया, अपनी मंत्रिपरिषद के साथियों का मुकदमा उठा लिया, तमाम एमपी एमएलए और अपनी जाति के स्वजाति लोगों का, जो उनके चहेते हैं, सबका मुकदमा रोज उठता जा रहा। हिंदुस्तान में न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिसके खिलाफ हम या आप कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, तो हमारे खिलाफ कोई आरोप है, उस आरोप का हमको न्यायालय में परीक्षण कराना होगा। वो हमें तय करेगा कि हम दोषी हैं या हम बेगुनाह हैं। लेकिन उसके लिए कानून का सामना करना होगा। हमारे ऊपर अगर मुकदमा कायम है तो उसका ट्रायल कोर्ट नहीं करे, हम खुद उठा लेंगे, और दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उसका ट्रायल हम कोर्ट में कराएंगे, उसको अपराधी कहेंगे। अभी किसी कोर्ट ने हिंदुस्तान की मुख्तार अंसारी को दोषी नहीं करार दिया, तो फिर क्यों भागे फिर रहे थे? नहीं करार दिया, तो फिर क्यों, क्या जरूरत थी पंजाब में? देखिए, मेरा सवाल सीधा है सर, इधर उधर का बोले बिना, डील क्या है पंजाब सरकार से? आखिर क्यों पंजाब सरकार, ऐतिहासिक है ये कि 2 सरकारें आमने सामने थी कि नहीं, ये जो अपराधी, आरोपी समझिए, आप आरोपी इस मामले में, आखिर उसकी सुनवाई के लिए नहीं उसको पंजाब जेल में ही रखेंगे, नहीं हमें यूपी जेल में जाइए। क्या डील क्या है पंजाब सरकार की, जिसकी वजह से ये कहना है कि एक छोटे से मामूली से अपराध में वहां पर उनको संरक्षित रखा जा रहा था? अब आपका जवाब इनफैक्चुअस हो चुका है। अब वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है, उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में ला रही है। उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल होना है, उनका ट्रायल कोर्ट में किया जाएगा। मीडिया ट्रायल हो और सरकार ट्रायल करे, ये उचित नहीं है, ये कानून सम्मत नहीं है। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होने दीजिए। किसी भी नागरिक के जीवन की सुरक्षा सरकार का दायित्व होता है। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ अफजल अंसारी जी बातचीत में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। के बढ़ते मामले 5000 पार दिल्ली में, 10,000 पार मुंबई में, और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इसी पर बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। यूपी में फैलते कोरोना पर हाईकोर्ट का सुझाव आया है। कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि घर में जाकर लोगों को कोरोना का टीका दिया जाए, सभी का वैक्सीनेशन करने पर विचार करे सरकार। घरों में जाकर अगर जरूरत हो तो घरों पर वैक्सीनेशन देने पर भी सरकार विचार करे। ये तमाम सुझाव इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है नाइट कर्फ्यू पर सोचे सरकार। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में आज से ही रात 10 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू है, 10 से सुबह 5 बजे तक। पुणे कई जगहों पर ये नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। यूपी में फैलते कोरोना पर हाईकोर्ट का ये सुझाव है। देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली का जिक्र पहले किया। आइए आपको बताते हैं, दिल्ली में पिछले 3-4 दिन से 3000 के पार मामले आ रहे थे, आज 5000 के पार। हालात ठीक वैसे हो रहे हैं जैसे पहली लहर में थे। एहतियाती कदम उठाया है सरकार ने, सख्ती दिखाई है। अब आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, और ये 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कोरोना दिन दुना रात चौगुना स्पीड से बढ़ेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आज देश में कोरोना का इतना भयंकर विस्फोट होगा। कोरोना ने समूचे देश को खौफ में डाल दिया है। दूसरी लहर का तांडव ऐसा है कि पहली लहर भी पीछे छूट गई है।
कोरोना संक्रमण ने देश के कई राज्यों में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आज सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि यहाँ कोरोना नहीं संभला तो नौबत लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में आज से कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा। दिल्ली में पिछले 4 दिन से रोजाना 3,500 से ज्यादा केस। दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की दिक्कत शुरू हो गई। दिल्ली में कोविड-19 टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट सोमवार को 5% से ज्यादा हो गया। सिर्फ 15 दिन के भीतर पॉजिटिविटी रेट 1.07% से बढ़कर 5.54% हो गया है। 5 अप्रैल को कुल 64,003 नमूनों की जांच की गई थी। इनमें से 43,960 आरटीपीसीआर टेस्ट और 20,043 रैपिड एंटीजन टेस्ट थे। कुल नमूनों में से 3,548 पॉजिटिव निकले। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर जाना ये बता रहा है कि संक्रमण कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में कोरोना की यह चौथी लहर है। इस लहर में कोरोना संक्रमण उतना ही घातक है जितना पहले था। खासतौर से बुजुर्गों और पुरानी बीमारी वालों के लिए ये लहर ज्यादा घातक साबित हो रही है। 20 मार्च को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.07% था। कोरोना के केस 813 थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। 25 मार्च को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.69% हो गया। कोरोना केस 1,515 हो गए और कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। 1 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.57% हो गया। कोरोना केस 2,790 हो गए और कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई। 2 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.11% हो गया। कोरोना केस 3,594 और 14 लोगों की मौत हो गई। 3 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.48% हो गया और कोरोना केस 3,567 और 16 लोगों की मौत हो गई। 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.64% हो गया और कोरोना केस 4,033 और 21 लोगों की मौत हो गई। 5 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.54% हो गया। कोरोना केस 3,548 और 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फैलते कोरोना ने केजरीवाल सरकार के भी होश उड़ा दिए। पिछले 5 दिन के भीतर दिल्ली में कोविड से 64 मरीजों की मौत हुई है। इनमें सोमवार को हुई 15 मौतें भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना की ये लहर पहली लहर से बहुत ज्यादा तेज है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 3,500 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है और ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने बहुत सोच समझ के नाइट कर्फ्यू लगाया, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, ताकि अननेसेसरी लोग भीड़ों में ना घूमे, बहुत भारी रेस्टोरेंट्स के अंदर जो रश हो जाता है वो ना हो, लोग घरों में रह के शुद्ध खाना खाएं और कोरोना से बचाव रखें। दिल्ली अब टॉप 3 स्टेट्स के अंदर आ गई है। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर लगभग 4,000 केस रोज आ रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार जो भी कदम उठाएगी मैं उनके साथ हूं, पर ये जो नाइट कर्फ्यू है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जैसे कि सिर्फ ये दिखाना हो कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। लेकिन दिल्ली में लगे नाइट कर्फ्यू को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और हैशटैग नाइट कर्फ्यू ट्रेंड भी कर रहा है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि कोरोना शहंशाह है जो रात में ही निकलता है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर जो गाइडलाइंस है वो भी आप देख लीजिए। इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगेगी। दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए मूवमेंट की छूट होगी। लॉकडाउन लगाने से लगातार इंकार कर रही दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लागू करके इस बात के संकेत दे दिए हैं कि देश की राजधानी में कोरोना से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं।
लेकिन दिन की बात करें तो कई ऐसे बड़े इलाके हैं जहां पर भीड़ काफी ज्यादा होती है और यहां कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सख्ती करने की भी जरूरत है। नाइट कर्फ्यू सिर्फ दिल्ली में ही नहीं लगा है, बल्कि दिल्ली समेत 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक, पंजाब में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, ओडिशा में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, गुजरात में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। अब नाइट कर्फ्यू को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी खूब बन रहे हैं। लोग नाइट कर्फ्यू को लेकर मजे ले रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू को लेकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए वो कोरोना को लेकर कितनी फिक्रमंद है। दिल्ली में अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको बताते हैं बल्कि बड़ी खबर यह है कि अहमदाबाद में लोग अब डर गए हैं कि लॉकडाउन फिर से लगेगा। बढ़ते मामलों के बीच अहमदाबाद में इस डर की वजह से लोग खरीदारी कर रहे हैं। अहमदाबाद में लॉकडाउन को लेकर लोगों में डर है, जिसकी वजह से खरीदारी करने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। अहमदाबाद में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ये अफवाहें कई जगहों पर फैल रही हैं कि क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा। लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। इन सब के बीच अहमदाबाद की यह खबर है जहां पर लोग उमड़ रहे हैं जल्दी जल्दी शॉपिंग करने को। उन्हें लग रहा है कि किसी भी दिन लॉकडाउन लग सकता है। खरीदारी के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ लग गई है। आखिर देश में इस दूसरी लहर में कोरोना के मामले पहली लहर से भी ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों इस तरह से ये संक्रमण फैल रहा है? इस पर बात की है हमारे सहयोगी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से। देश में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज और खतरा है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, लगातार 1 लाख से ज्यादा केसेस हर रोज आ रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज और कैसे निपटेंगे और खतरा कितना बड़ा है? देखिए, निश्चित रूप से चुनौती इसलिए है कि अब 1 साल में कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल करना देश जान गया है, सीख गया है, समझ भी गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कैजुअल अप्रोच, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भीड़ में चले जाएं, अब हम पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी में चले जाएं, मास्क पहने ना पहने, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है जितनी मर्जी करते रहें और सावधानी भी ना बरतें, हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोर्टालिटी रेट तो बहुत कम है, 1.3% ही रह गया है। तो ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। वजह क्या है? कुछ ही स्टेट्स में, 11-12 स्टेट्स में ही हालत ज्यादा विस्फोटक हुई स्थिति, चाहे महाराष्ट्र हो, आप दिल्ली की बात लगा लीजिए, क्या वजह क्या है? पंजाब है, उन्हीं स्टेट्स में क्यों? देखिए, अब ये तो बहुत ज्यादा जब डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए तो उसके अंदर ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पर जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर जो है, मान लीजिए कोई ज़्यादा लापरवाही है या ज़्यादा सावधानियों को इग्नोर करने की बात है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको हर जगह पर जो है ना केसेस के अंदर इंक्रीज दिखाई देगा। लेकिन ये जो 80% से ज़्यादा केसेस हैं ये, क्योंकि और जो मोर्टालिटी भी है और केस की वजह से बीमारी होना जिसको मॉर्बिडिटी कहते हैं, ये भी जो है ये 11 स्टेट्स में ही ज्यादा है। कोई नया स्ट्रेन है ये जो कि युवाओं को टारगेट कर रहा है? इस बार जो है देखा गया है कि युवा टारगेट हो रहे हैं, उनको कोरोना हो रहा है, वो इफेक्टेड हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई ना तो कोई ऐसा कोई एविडेंस है। और अभी भी जो मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो हमने जैसे जिसके आधार पर प्रायोरिटी ग्रुप्स इत्यादि तय किए गए हैं, 80% जो मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी है वो जो है 50 साल से ऊपर के लोगों के अंदर देखी गई है। उसी वजह से ये सारी जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है।
और जहां तक स्ट्रेन का संबंध है, स्ट्रेन की वजह से ही ये बढ़ रहा है, इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हाँ, पंजाब में ज़रूर थोड़ा सा जो यूके वाला स्ट्रेन है उसके केसेस वगैरह थोड़े से दिखाई दिए हैं। डॉक्टर साहब, एक मांग उठ रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कि उम्र की सीमा घटा देनी चाहिए। महाराष्ट्र ने भी कहा 25 साल, दिल्ली भी कह रही है कि छूट दे देनी चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए और हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी चिट्ठी लिखी है, तो क्या एज घटाने का कोई विचार अभी है? ऐसा है कि मांग करने में तो कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन हर एक चीज़ का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज़ जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। कोरोना के मामले जब देश में बढ़े थे और पहली लहर जिसे कहा जा रहा था, उस दौरान 16 सितंबर को पीक माना गया था उस पूरी लहर का। लेकिन अब 4 अप्रैल को सबसे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा मामले देश में आए हैं। आपको बता दें कि जनवरी के मुकाबले अप्रैल के महीने में 5 गुना केसेस बढ़ रहे हैं रोज अभी। देश कोरोना की उस लहर का सामना कर रहा है जो हर रोज रफ्तार पकड़ रही है। बीते 24 घंटे में 96,563 नए मरीज मिले, 50,095 ठीक हुए और 445 ने जान गंवाई। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 7,84,000 हो गई है। इनमें बीते 6 दिन से 30,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अनुमान है कि आज ये 8 लाख के पार हो सकता है। अब इन आंकड़ों पर गौर करना बेहद जरूरी है, जो ये समझाते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से खौफ खाना, दहशत में आना और डरना क्यों जरूरी है। सितंबर 2020 97,886, अक्टूबर 2020 81,725, नवंबर 2020 50,465, दिसंबर 2020 36,711, जनवरी 2021 20,472, फरवरी 2021 16,930, मार्च 2021 72,113, अप्रैल 2021 1,03,794। कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 50 हाई लेवल हेल्थ टीम भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग में इसके निर्देश दिए थे। राज्यों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल की शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। इस दौरान कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।